अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को और मेरी फैमिली को हम सबको सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हमारे तमाम कामों में, तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अच्छा गाइस, इससे पहले हम आज की बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। दो रिक्वेस्ट आपसे करनी थी। एक तो सबसे पहले दुआ है और वो दुआ है हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं बिलाल ख्वाजा साहब। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनके मामलात में आसानियाँ फरमाए। इसके साथ साथ अगर आप उन्हें किसी भी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी जिस बीमारी का वो शिकार हैं, अगर आप उनको उस बीमारी से लड़ने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनके किसी भी कमेंट पे जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन हाँ, जितना रोल मेरा है वो ज़रूर मैं प्ले कर सकता हूँ। ये आपका और उनका मामला है, ये अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला उनके लिए भी, हम सब के लिए भी आसानियाँ फरमाए। ये कहानी अलीगढ़ की कहानी है और ये कहानी अलीगढ़ की एक बेटी हाजरा की कहानी है। ये वाक़या उसके साथ 1958 में पेश आया था। हाजरा का ताल्लुक एक गरीब घराने से था और जब उसकी 1958-57 में शादी हुई तो जिससे उसकी शादी हुई उस शख्स का नाम सलीम अहमद था। जैसे कि आमतौर पे बड़े सग़ीर की माएँ अपनी बच्चियों को बताया करती हैं, सिखाया करती हैं या समझाया करती हैं कि शौहर का घर ही तुम्हारा घर है और तुम्हें आखिर तक वहाँ पे ना सिर्फ निभाना है बल्कि कोशिश करना कि तुम्हारा जनाजा वहीं से निकले। तो वैसे ही हाजरा थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इसकी तरबियत हुई थी और उसको पता था कि पीछे गुर्बत के अलावा, माँ बाप के जनाजे के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब इसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद ये जब सलीम अहमद के घर में आई तो ये जो घर था 2 कमरों का घर था और एक छोटे से गाँव नुमा एरिया में मौजूद था। 2 छोटे-छोटे कमरे थे। इन कमरों के बाहर एक सहन मौजूद था और उस सहन के अंदर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त नज़र आया करता था। सलीम अहमद का कहना था कि कुछ अरसे पहले उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और अब जो कुछ था वो यही घर था और ये दोनों मियाँ बीवी थे, इनको आगे बढ़ना था। खैर, अक्सर ऐसा होता है कि सलीम अहमद अपने काम की वजह से रात को 11 कभी 12 बजे वापस आया करते थे। अब ये नई नवेली दुल्हन थी और इसकी भी कोशिश हुआ करती थी कि जब इसका शौहर काम पे से वापस आए तो उसको गरम गरम खाना, ख़ास तौर पे गरम गरम रोटियां बना के दे या उसके आने से कुछ देर पहले बना के तैयार रखे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और हाजरा सलीम अहमद के आने का इंतज़ार कर रही थी। एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि उसके आने के बाद रोटियां बनाए या उसके आने से पहले रोटियां बना के अपना काम मुकम्मल कर ले। अच्छी बात यह थी कि अगर उसके आने से पहले ये काम को मुकम्मल कर लेती है तो खाना खाते खाते दोनों मियाँ बीवी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। यही सोचने के बाद हाजरा, जो घर की रसोई थी, उस तरफ बढ़ी और उसने वहाँ पे जाके रोटियां बनाना शुरू कर दी। अब जहाँ पे बैठ के हाजरा रोटियां बनाया करती थी, वहाँ से कुछ फासले पे, या आप कह सकते हैं कि 2 या 3 फीट के फासले पे एक डकनुमा नाली मौजूद थी जो कि सीधी छत की तरफ जाया करती थी, क्योंकि अगर रसोई में या किचन के अंदर गर्मी हो तो ये गर्मी इस रास्ते से भी बाहर निकल सके। हाजरा बताती है कि अभी मैंने पहली ही रोटी बनाई थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जहाँ पे ये नाली या डक मौजूद है उस तरफ से कोई मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है, कोई बिल्ली, कोई पेट एनिमल है जो एकदम से इस डक के अंदर से निकल के बाहर आने वाला है। इसी दौरानिए में जबकि हाजरा उस तरफ देख रही थी, वो बताती है कि उसने देखा कि एकदम से एक हाथ, जो कि बहुत लंबा सा पतला सा हाथ था, जो कि बहुत काला हाथ था, वो उस नाली या डक के अंदर से एकदम से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला तो इसके पीछे की तरफ से आवाज़ आई कि ये बहन, एक रोटी मुझे भी दे दे। अब ये जो भी शख्स था जिसकी भी आवाज़ थी, ना ही ये नज़र आ रहा था। हाँ, एक हाथ था जो इसके सामने मौजूद था और शायद यही वो हाथ था या ये उसी की ही आवाज़ थी जो कि रोटी हासिल करना चाहता था। खैर, हाजरा ने एकदम से जो रोटी थी डर के मारे उस हाथ के ऊपर रखी और देखते ही देखते वो जो हाथ था दोबारा से डक के अंदर गया और देखते ही देखते गायब हो गया। ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था और अब तक हाजरा को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में जो कुछ हुआ है वो हकीकत है या सरासर इसका वहम था या इसने कोई ख्वाब देखा है। अब सलीम अहमद के आने का भी टाइम हुआ चाहता था। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं सलीम अहमद से इस वाक़े के बारे में ज़िक्र करती हूँ
तो हो सकता है वो मेरी जहनी सलाहियतों के बारे में बहुत सारे सवालात का शिकार हो जाएं। वो सोचना शुरू कर दें कि मेरे साथ यकीनन कोई ना कोई जहनी मसला है, जब भी मैं इस तरह की बात उनके सामने कर रही हूँ। खैर, जब इसका शौहर आया तो इसने अपने शौहर से किसी भी किस्म का, किसी भी वाक़े का कोई ज़िक्र हरगिज़ नहीं किया। इसी तरह अगला दिन शुरू हुआ। वैसे ही रात का टाइम हुआ और वैसे ही ये रसोई में बैठी हुई रोटी बना रही थी, तो एकदम से उसी डक के अंदर से या उसी नाली के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने दोबारा से कहा कि ये बहन, एक रोटी मुझे दे दे। आज भी वैसे ही हुआ कि इसने दोबारा से ये रोटी आगे बढ़ाई और जैसे ही ये रोटी उसने आगे बढ़ाई तो ये रोटी लेने के बाद वो जो भी शख्स था, जो भी हाथ था या जिसका भी हाथ था, वो देखते ही देखते गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है, इसको यकीन हो चला था कि जो कुछ इसके साथ हुआ है वो कल भी हुआ था, यानी ये जो कुछ है ये सरासर हकीकत पे मबनी है और इस बात का इनकार करना या शौहर को ना बताना ख़तरे से खाली नहीं है। खैर, जब सलीम अहमद वापस आए तो इसने पूरे के पूरे वाक़े का, यानी कल के वाक़े का भी और आज के वाक़े का भी उनके सामने ज़िक्र किया। तो वो पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन जब तुम रोटी बनाओगी तो मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारे रोटी बनाने का नज़ारा देखूँगा और मैं देखूँगा कि वाकई में उस नाली या डक में से कोई हाथ बाहर निकलता भी है या वाकई में ये तुम्हारा वहम है। अजीब बात ये थी कि अगले दिन जब सलीम अहमद इसके सामने बैठे हुए थे और इसने सलीम अहमद के सामने 2, 3, 4 जो भी रोटियां बनाई, तो ना ही वो हाथ निकला और ना ही गैब से कोई इस तरह की आवाज़ इसको सुनाई दी। अब इसके शौहर को लगने लगा था जैसे ये अकेले रहने की वजह से शायद इस तरह की बातों को सोचना शुरू कर चुकी है और शायद हकीकत से इन बातों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। खैर, अगले दिन सलीम साहब दोबारा जॉब पे गए और फिर एक बार वैसे ही हुआ जैसे ही इसने पहले रोटी बनाई। एक बार फिर से वो हाथ बाहर आया, उसने वो रोटी ली और रोटी लेने के बाद गायब हो गया। अब ये जो सिलसिला था ये इसी तरह चलने लगा। जब सलीम अहमद घर के अंदर मौजूद होते या उनके सामने रोटी बनाई जाती तो ना ही वो हाथ आता, ना ही कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती। लेकिन जब सलीम अहमद घर के अंदर मौजूद नहीं होते तो वो हाथ भी दिखाई देता और वही आवाज़ इसको सुनाई देती। लेकिन अजीब बात ये थी कि देखते ही देखते इनके घर के जो हालात थे वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था फाइनेंशियली इन लोगों ने ग्रो करना शुरू कर दिया है। अजीब बात ये थी कि जब तक ये लोग उस घर में रहे, उस घर में वो हाथ रेगुलरली वहाँ से, उस डक से बाहर निकलता, रोटी लेता और उसके बाद गायब हो जाता। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने तरक्की करने के बाद या हालात बेहतर होने के बाद अपने घर को चेंज किया तो उसके बाद से ना ही कोई हाथ नज़र आया, ना ही कोई इस तरह की आवाज़ इसको मुस्तकबिल में सुनाई दी। गैस, आज की जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी हमें राज साहब ने भेजी है और ये बेसिकली एक स्टोरी भी है, एक मिथ भी है और एक किस्सा कहानी है जो गए वक्तों में बहुत मशहूर थी। अब भी कुछ लोग इस स्टोरी को जाना करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इंडिया में एक बहुत मशहूर गांव है शाहपुर। ये उस गांव के करीब की या उसके सराउंडेड 8 से 10 किलोमीटर की स्टोरी है। और ये जो स्टोरी हुई थी, ये जब वाक़या पेश आया था तो ये अब से तकरीबन 140 ईयर्स बैक या 150 साल पहले तकरीबन ये वाक़या पेश आया था। और राज साहब बताते हैं कि जो वाक़या था ये इनकी जो ग्रैंड मदर थी, इनकी ग्रैंड मदर की जो सास थी, उनकी खाला के साथ पेश आया था। अब ये रिश्ता बहुत दूर का है, बहुत पुराना है। ज़ाहिर सी बात है 150 साल पहले तो इसी तरह का रिश्ता निकलेगा। खैर, हम कोशिश करेंगे कि जिनके साथ ये स्टोरी पेश आई थी या जिनके साथ वाक़या पेश आया था उनकी ही ज़बानी आपको बता सकें ताकि आपको सुनने में, समझने में आसानी हो सके। ये जो कहानी है ये जिन खातून के साथ पेश आई थी, ये बताते हैं कि वो जो खातून थी या इनको ग्रैंड मदर कह लेते हैं, इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और 7 महीने की उनकी प्रेगनेंसी थी। और ना सिर्फ ये प्रेग्नेंट थी बल्कि इनकी एक कज़न हुआ करती थी, वो भी इत्तेफाक से उन्हीं दिनों प्रेग्नेंट हुआ करती थी। ये जो गांव का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ये गांव 2 रेलवे स्टेशंस के दरमियान में मौजूद है और इन दोनों रेलवे स्टेशंस के बीच में ये गांव है। और इसी से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक नहर आती है जो कि बहुत बड़ी नहर है और उससे मज़ीद आगे जाएं तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है, यानी जंगलात शुरू हो जाते हैं। तो जब इनकी ग्रैंड मदर प्रेग्नेंट थी तो उस दौरानिए में
इनके जो हस्बैंड थे, अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन या 2 दिन छोड़ के दूर जंगलात में जाया करते थे और वहाँ जाके लकड़ियाँ तोड़ते थे। लकड़ियाँ तोड़ने के बाद उनको लेके आते थे, उनको बेचते थे। उससे जो आमदनी होती थी, उसी से इनका गुज़रो औक़ात हुआ करता था। तो वैसे ही एक दिन था और दिन के तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम था। इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो लकड़ियाँ चुनने के लिए या लकड़ियाँ तोड़ने के लिए या काटने के लिए अपने गांव से निकले। आम तौर पे ये खाना खा के जाते थे, फ्री होने के बाद जाते थे और उसके बाद आके दोबारा खाना खाते थे। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से इस तरह से हुआ कि जब ये निकल रहे थे तो इनको ये डर था कि सनसेट ना हो जाए। अगर सनसेट हो जाएगा या मगरिब हो जाएगी तो पहुंचने में देर हो जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा, तो रास्ता भटकने का भी डर है, जंगली जानवरों का डर है और फिर ये जो रास्ता है ये मुकम्मल तौर पे वीरान है, सुनसान है और यहाँ पे कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। लिहाजा ये अपना खाना लेके निकले और इन्होंने यही डिसाइड किया कि वहाँ पे जब मैं लकड़ियाँ वगैरह चुन लूँगा या तोड़ लूँगा या दरख्त से काट लूँगा तो उसके बाद खाना खा लूँगा और उसके साथ वापस कोशिश करूँगा कि सनसेट तक या उससे थोड़ा पहले वापस आ जाऊँ। खैर, जब ये गए तो सब कुछ नॉर्मल था और इनके जाने के 1-1.5 घंटे तक मामला बिल्कुल ठीक रहे। 1-1.5 घंटे बाद एकदम से ये चीखते हुए, कराहते हुए और बहुत तकलीफ़ के आलम में अपने गांव की तरफ भागे हुए चले आ रहे थे। ये बताते हैं कि जब ये वहाँ से भागते हुए आए तो सारे के सारे गांव वाले एकदम से परेशान हो गए। पूरे गांव में शोर मच गया कि इनको क्या हो गया है, ये इस तरह क्यों चीख रहे हैं, इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं। और जब ये अपने घर के करीब पहुँचे तो घर के करीब आते ही इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को देखा। उसको अजीब तरीके से देखने लगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके शौहर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई और आदमी है जो किसी और औरत को गंदी निगाह से देख रहा है। खैर, जब उन्होंने अपनी बीवी को इस तरह देखना शुरू किया और ना सिर्फ देखना शुरू किया बल्कि वो उछक के या उछल के अपनी बीवी की तरफ बढ़े, तो बीच में जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स थे या लोग थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि इन सबको अंदाज़ा हो चुका था कि इसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, ये अपने सेंसेस में नहीं है, या तो इसने पी ली है या इसके ऊपर कोई मसला हो चुका है। खैर, जब लोगों ने रोका तो वो अपनी बीवी पे ना हमला कर सके, ना उसको मार सके, ना उसके करीब जा सके। तकरीबन आधे से पौन घंटे तक ये इसी तरह बिहेव करते रहे। कभी चीखने लगते, कभी अपने बाल खींचने लगते, कभी अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाने लगते, कभी हंसने लगते या कभी रोने लगते। पुराना दौर था, छोटे गांव थे, एक दूसरे को जो भी वाक़यात पेश आते थे लोगों को पता चल जाते थे, लोग एक दूसरे के बारे में जाना करते थे। पूरे के पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि ये जो साहब हैं इनके ऊपर असरात हो चुके हैं या इनके ऊपर कोई असर हो चुका है, या कम से कम ये अपनी सेंसेस में नहीं है। खैर, कुछ देर इनकी आंख लगी और जब ये सो के उठे तो बिल्कुल नॉर्मल थे और इनको याद ही नहीं था ये किस तरह का बिहेव कर रहे थे, इनके साथ क्या हुआ था। खैर, इसी तरह 2-4 घंटे मज़ीद गुजरे और रात के तकरीबन 9 या 10 बजे का अंदाज़न टाइम था और सब सोने के लिए लेट रहे थे। तो एकदम से इनके ऊपर दोबारा से दौरे पड़ने लगे, चीखना शुरू हो गए, अपने बाल खींचना शुरू हो गए। अब बाकायदा इनके अंदर जो आवाज़ थी वो इनकी आवाज़ भी भारी हो चुकी थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इनकी अपनी आवाज़ है। ये किसी भारी सी आवाज़ में बात कर रहे थे और दोबारा से अपनी बीवी को गालम गलोच शुरू कर दी थी और इनकी पूरी कोशिश थी किसी भी तरह इनकी बीवी इनके हाथ आ जाए या उसको मारें या उसको नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अल्टीमेटली सारे घर वाले मौजूद थे, गांव वाले भी जमा हो चुके थे, तो दोबारा से इनको पकड़ा गया और जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो ये बाहर की तरफ भागना शुरू हुए और भागते भागते ये उस पुल से आगे निकल गए, उस झील के आगे निकल गए और जहाँ पे जंगलात मौजूद थे या पेड़ मौजूद थे उस तरफ चले गए। अब ये सूरत-ए-हाल देख के जो गांव के नौजवान थे वो अपने हिसाब से लकड़ियों में आग लगा के, दिए लेके जैसे तैसे उनको तलाश करने के लिए निकले। बहुत सारे नौजवान थे जो उनको तलाश कर रहे थे। बिलाखिर एक एक करके सारी जगहों को चेक किया गया और फिर वो जो फॉरेस्ट वाला हिस्सा था या जंगलात वाला हिस्सा था, तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इन लोगों ने देखा कि एक दरख्त के ऊपर ये बैठे हुए हैं और बाकायदा एक बिल्ली या कोई जानवर इन्होंने पकड़ा हुआ है और बाकायदा उसकी गर्दन पे ये अपने दांत मार के उसका खून पीने की कोशिश कर रहे हैं या उसका गोश्त खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब गांव के लड़कों ने, नौजवानों ने ये मंज़र देखा तो सबको अंदाज़ा हो गया कि इसके ऊपर बुरे असरात हो चुके हैं या इसके ऊपर कोई प्रेत है जो हावी हो चुका है।
खैर जैसे तैसे इन लोगों ने मिल के उसको टैकल किया, उनको उतारा, अपने साथ लेके गांव आए। और जब गांव आके जो भी गांव के उस वक्त के बुज़ुर्ग थे उनको ये सारा का सारा वाक़या बताया, तो उन लोगों ने यही डिसाइड किया या उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि यकीनन ये किसी प्रेत या भूत के चक्कर में आ चुके हैं या कम से कम इनके ऊपर असर हो चुका है। खैर इन्हीं लोगों में एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो हिंदू रिलीजन के मुताबिक काफ़ी कुछ जानते थे, और उन्होंने अपने तौर पे ज़ेर लब कुछ पढ़ना शुरू किया। इनके करीब आए, इनके सर पे हाथ रखा। तो जब इन्होंने इनके सर पे हाथ रखा तो एकदम से ये जो इनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने इन साहब का यानी बुज़ुर्ग का हाथ हटाया, उनको उठा के बहुत दूर फेंक दिया। ये जो कुछ हुआ ये आनन फानन हुआ, और अब सब के सब गांव वाले बहुत बुरी तरह डर चुके थे। इन सब को अंदाज़ा हो चुका था कि इसके ऊपर जो भी मखलूक है, ये जो भी प्रेत है, वो इस कदर ख़तरनाक है कि उसके ऊपर ये कुछ पढ़ने से भी असर नहीं हो रहा है। यही डिसाइड किया गया कि अगले दिन जब सुबह होगी तो गांव के जितने भी नौजवान हैं वो इनको पकड़ के बराबर वाले गांव में जाएंगे। वहाँ पे एक औरत के बारे में कहा जाता है कि वो झाड़ फूंक करती है या उतारा करती है। अब ये जैसे तैसे करके इनको लेके वहाँ पे गए, और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचने से पहले ही इन्होंने एकदम से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मुझे छोड़ो, मुझे इस औरत के पास नहीं जाना, मुझे यहाँ से दूर लेके चलो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा या इस औरत को मार दूंगा। अब वो जो औरत थी, जो एक तरह से तांत्रिक कह लें, तांत्रिक थी, उसको सारे जो मामलात थे उनका बताया गया। उसको बताया गया कि 1-2 दिन से अजीब बिहेव कर रहे हैं, ये जानवरों का खून पी रहे हैं या उनकी गर्दन से गोश्त खाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी प्रेग्नेंट वाइफ हैं उन पे बार बार हमला करने की कोशिश करते हैं। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी उसको अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ इनके ऊपर मौजूद है वो गलत है, कोई भूत है या कोई प्रेत है जो इनके ऊपर हावी हो चुका है। शुरू में उसने नॉर्मल तरीके से उससे पूछने की कोशिश की कि बताओ आखिर तुम कौन हो। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम से हंसने लगा, कभी औरत की आवाज़ में हंसता, कभी मर्द की आवाज़ में हंसता। गर्ज के जो इनके अपने ग्रैंडफादर की आवाज़ थी वो उसमें किसी भी तरह शामिल नहीं थी। बहरहाल कुछ देर तक जब वो प्यार मोहब्बत से नहीं माने तो वो जो औरत थी उसके पास कोई लकड़ियाँ वगैरह मौजूद थी, वो लकड़ी के टुकड़े उसने बारी बारी इनकी उंगलियों के दरमियान रखना शुरू किए और उसके बाद इनके ग्रैंडफादर की उंगलियों को दबाना शुरू किया। अब जैसे ही उस औरत ने ये करना शुरू किया तो एकदम से इनके ग्रैंडफादर चीखने लगे, बहुत ज़ोर से चीखने लगे, गालियाँ बकने लगे और बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे कि अपना हाथ छुड़ा सकें। लेकिन वो जो औरत थी वो भी बड़ी पहुंची हुई औरत थी, और उसने जो कुछ पढ़ा उसके बाद से एकदम से इनके ग्रैंडफादर की आवाज़ चेंज हो गई और इनके ऊपर उस जिन की, उस भूत की या उस प्रेत की हाजिरी हो गई जिसने इनके ऊपर काबू किया हुआ था। खैर उससे जब सवालात करना शुरू किए गए, उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो जो भी भूत था, जो भी प्रेत था, वो कहने लगा कि मेरा नाम असलम है और मैं फ़ला फ़ला जगह पे उस जंगल में उस पेड़ पे रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरा जो हिस्सा था या मेरा एरिया था वो पाक साफ था, और तुम्हारा ये बंदा वहाँ पे आया, ना सिर्फ आया, वहाँ बैठ के इसने खाना खाया, खाना खाने के बाद वहाँ पे उसने कुल्ली की, कुल्ली करने के बाद इसने वहाँ पे तंबाकू खाया, तंबाकू खाने के बाद भी उसने वहाँ पे गंदगी फेंकी, और आखिर में जाते आते वहाँ पे इसने यूरिनेट किया। जब इसने ये सब कुछ किया तो मैं उसके बाद इसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर हावी हो गया। अब मैं इसको जो हो सका सज़ा दूंगा, मैं इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो भी तांत्रिक थी उसने कहा कि तुम्हें इसको छोड़ना होगा, अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगी या तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। खैर काफ़ी देर तक मामला तय पाने के बाद वो जो जिन था बिला आखिर राज़ी हुआ कि ठीक है मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इसको बोलो कि वहाँ पे जहाँ उस दरख्त पे इसने गंदगी की है या बिशकारी मारी है या पेशाब किया है उस जगह को जाके साफ़ कर दे। अगर ये वहाँ जाके उस जगह को साफ़ कर देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अगर इसने इस जगह को साफ़ नहीं किया तो मैं दोबारा आऊँगा और इसको नुकसान पहुँचाऊँगा। खैर ये सब बातें सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो भी तांत्रिक थी उसने उस जिन को, उस भूत को, उस प्रेत को कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये वहाँ जाके उस जगह को साफ़ करेगा, ना सिर्फ साफ़ करेगा बल्कि तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। और ऐसा ही हुआ कि वो जो भूत था या जो भी प्रेत था जिसने अपना नाम असलम बताया था वो इनके ऊपर से उतर गया, चला गया।
और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बेहोश हो गए। जब इनको होश आया 1-1.5 घंटे बाद, तो ये नॉर्मल थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे। और इनसे बातों बातों में पूछा गया कि तुम वहाँ पे जंगल की तरफ गए थे, तुमने वहाँ पे पेशाब किया था, कुल्ली की थी या तंबाकू खाया था? तो कहने लगे हाँ ऐसा हुआ था, मैं वहाँ पे रुका था, वहाँ मैंने खाना खाया था, गंदगी की थी। तो उसके बाद इनके ग्रैंडफादर को कहा गया या इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके उस हिस्से को साफ़ करें, क्लियर करें, ताकि जो कुछ मामलात या असरात आपके साथ हो चुके हैं ये ख़त्म हो सकें। खैर अगले दिन इनके ग्रैंडफादर के हमरा 2-4 नौजवान उस दरख्त के पास गए। वहाँ जाके जो भी गंदगी थी वो सारी की सारी साफ़ की, मसला हल किया, और उसके बाद ग्रेजुअली ये जो मामलात थे वो बेहतर होते चले गए। ये बताते हैं कि 2-3 महीने तक सुकून रहा, सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छा चल रहा था। इस दौरानिए में जो इनकी ग्रैंड मदर थी, उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। और उसके साथ साथ इनकी जो कज़न थी, जो कि ख़ुद भी प्रेग्नेंट थी, उनके यहाँ भी एक बेटी की पैदाइश हुई। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ तो ये जो बच्चा था बिल्कुल नॉर्मल बच्चा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरना शुरू हुए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो देखते ही देखते जो बच्चा था ये इस कदर एबनॉर्मली ग्रो कर रहा था कि किसी भी तरह इंसान का बच्चा इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि आम तौर पे इंसान के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, ये जो बच्चा था ये 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे 6 महीने का या साल का बच्चा है। और 3-4 महीने के अंदर बाकायदा ये खड़ा होना शुरू हो गया था, इसने चलना शुरू कर दिया था, इसके बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके थे, इसका जो जिस्म था या इसका जो कद-ओ-क़ामत था वो एक्स्ट्रा लंबा था, एक्स्ट्रा बड़ा था। अब राज साहब बताते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये जो कुछ मामलात थे, लोगों का ये ख्याल था कि ये जो बच्चा है ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये उसी जिन का या उसी राक्षस का बच्चा है जिसने इनके फादर पे हमला किया था, या जो भूत या प्रेत इनके फादर के ऊपर हावी हुआ था, ये बज़ाहिर उसका ही बच्चा लगता है। ये इनका अपना ट्रस्ट था, उसको ये राक्षस कह रहे थे। और गांव वालों का यही ख्याल था कि इस बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है, हमें चाहिए कि इस बच्चे को हम मार दें। अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा राक्षस बनेगा या इस तरह के काम करेगा। इनकी ग्रैंड मदर, इनके ग्रैंडफादर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इवन कि उनकी जो फैमिली थी वो भी यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम लोगों का वहम है। कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो एबनॉर्मली बड़े होते हैं या उनका साइज़ बड़ा होता है या वो जल्दी ग्रो करते हैं। पूरा का पूरा गांव एक तरफ था और ये पूरी फैमिली एक तरफ थी। सारे के सारे गांव वाले बोलते थे कि अगर आपने यहाँ पे रहना है, इस गांव में रहना है, शाहपुर में रहना है, तो आपको इस बच्चे को मारना होगा या इस बच्चे को छोड़ना होगा। अगर आप इस बच्चे के साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं या इसको पालना चाहते हैं तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप इस गांव में रुकें, यहाँ पे रहें। बेहतर ये है कि आप इस जगह को छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। शुरू में इनके ग्रैंडफादर ने, इनकी ग्रैंडमदर ने मामलात को मैनेज करने की कोशिश की कि किसी भी तरह ये बच्चा बच सके। लेकिन ये बताते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तकरीबन 1 साल हो गया, तो 1 साल के अंदर वाकई में वो बच्चा इस कदर बड़ा लगता था जैसे कोई 5 या 8 साल का बच्चा है। मुकम्मल तौर पे ये उर्दू बोला करता था, मुकम्मल तौर पे इसको हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी। हालांकि इससे पहले कभी भी इसने ना संस्कृत सुनी थी या बोली थी। ये बताते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, गांव में लड़ाई होने लगी और लोग किसी भी तरह मौके की तलाश में थे कि कभी उनको मौका मिले तो इस बच्चे को मार दें, क्योंकि गांव वालों का ख्याल यही था कि ये राक्षस है। ये बताते हैं कि इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजरे और एक दफ़ा मौका पाके जो गांव वाले थे उन सब गांव वालों ने उस बच्चे को जान से मार दिया। और जब उस बच्चे को जान से मार दिया गया तो इनके ग्रैंडफादर, इनकी ग्रैंडमदर, जाहिर सी बात है उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, बल्कि एक बहुत बड़ा गम था जो उनके साथ हुआ था। लिहाजा उन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, उस शहर को या उस गांव को छोड़ के ये लोग कहीं और मूव हो गए। इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मामलात नॉर्मल होते रहे और बज़ाहिर लग रहा था कि सब अच्छा हो गया है, नॉर्मल हो गया है। लेकिन जब इन लोगों को गांव छोड़े हुए या इलाका छोड़े हुए 2 से 3 महीने ही गुजरे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने फील करना शुरू किया कि ये जो गांव है, ये जो शाहपुर है, यहाँ पे अब अक्सर एक बच्चा नज़र आता है और बज़ाहिर देखने से ऐसा ही लगता है कि वही बच्चा है जिसको मारा गया था या जिसको राक्षस समझा गया था। वो अक्सर शाम के टाइम यानी सनसेट के बाद नज़र आता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है, लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है और लोगों के करीब आने की कोशिश करता है। जैसे ही ये लोग उसको
मारने की कोशिश करते हैं या भगाने की कोशिश करते हैं वो गायब हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मामलात वर्ष से वर्ष होते चले जा रहे थे। शाहपुर का जो खौफ था वो बढ़ता चला जा रहा था। इस दौरानिए में दोबारा से उसी तांत्रिक औरत से रब्ता किया गया जिसने उस भूत को या प्रेत को निकालने की कोशिश की थी। और जब उससे रब्ता किया गया, उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उस औरत ने यही कहा कि ये जो बच्चा था ये वाकई में उस राक्षस का या उस जिन का बच्चा था जो इनके पेट में परवरिश पा रहा था। अब क्योंकि तुम लोगों ने इस बच्चे को मार दिया है तो वो तुम लोगों को इतनी आसानी से रहने नहीं देगा, और जो जो लोग भी इसको मारने में या इसको नुकसान पहुंचाने में या इसकी फैमिली को बाहर निकालने में इन्वॉल्व थे, उन सब की फैमिलीज़ को वो तंग करेगा, परेशान करेगा और उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। ये बताते हैं कि हुआ भी ऐसे ही कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो एक एक करके वो जितनी भी फैमिलीज़ थी या जितने भी मर्द थे या जितने भी लोग थे जो उस काम में या उस बच्चे को मारने में शामिल थे, आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी जो भी फैमिलीज़ थी उनको बीमारियां लगना शुरू हुई, बीमार होना शुरू हुए और एक एक करके सब मरते चले गए। और इसी तरह बिला आखिर 9 से 10 ख़ानदान थे जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए या इस दुनिया से चले गए। आज भी शाहपुर के गांव में ये किस्सा, ये कहानी बहुत मशहूर है और लोगों को पता है कि उन्होंने एक जिन के बच्चे के साथ या एक भूत या प्रेत के साथ जो किया था, उसके बाद इन लोगों के गांव वालों के साथ जो हुआ था वो कोई भी नहीं भूल सका है।